उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे और दोबारा तजदीद कर ले। क्या उसने जो कल डिनाई किया है, क्या ये सरासर झूठ नहीं है? तकरीबन 20 घंटे होने को आए लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफर के तरफ तेजी से बढ़ना होगा। तमाम सूबों के वज़राए आला आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं, आए अपनी अना उसको पाकिस्तान के हवाले से उसको इख्तिलाफात को उनको खत्म कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज SIFC का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान के जो माशी अहदाफ हैं वो तय किए गए और गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब हम मजीद कर्जे नहीं लेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ सकेगी गवर्नमेंट या नहीं बढ़ेगी? दूसरा, चारों वज़रा आला आज SIFC में मौजूद थे, तो क्या वो जो इख्तलाफ था अली अमीन गंडापुर साहब का वो ख़त्म हो गया या नहीं हुआ? फिर साइफर से रिलेटेड चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। फिर ज़ाहिर है डोनाल्ड लू का जो कल का बयान था वो बड़ा अलार्मिंग है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानी है उसको ऑलमोस्ट दफन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे कैसे मनाएगी? फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें इख्तलाफात भुला के इकट्ठा बैठना पड़ेगा, तो सारे इकट्ठे तो हैं, किसको कहा जा रहा है कि वो इख्तलाफात भुला दें? और अगर वो इमरान खान साहब से ये चाहते हैं तो फिर उनको डायरेक्ट इंगेज क्यों नहीं किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी के और SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह भी हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए सर, ये आज के जो माशी हालात हैं, आप ये समझते हैं कि आप एक साल बाद इस ट्रैप से निकल जाएंगे? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही गैर मामूली चैलेंज का सामना है और अगर आप सिर्फ इस साल का जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको देखें तो मैं उससे आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत के जो कुल महासिल हैं, कि जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी है वो 7,000 अरब है। ठीक। और जो कर्जों की अदायगी बजट में लिखी हुई है वो 7,300 अरब है, लेकिन तखमीना है कि 8,000 तक जाएगी। ठीक। तो गोया हमें 1,000 अरब कर्जे मजीद लेने पड़ेंगे कर्जे अदा करने के लिए। ठीक है, सिर्फ कर्जे अदा करने सिर्फ कर्जे अदा करने के लिए। इसके बाद आ जाए आपका डिफेंस, 1,800 अरब सब उसके लिए आप कर्जा लेंगे। तरक्याती बजट 950 अरब उसके लिए आप कर्जा लेंगे। जो वफाकी हुकूमत चलाने की अखराजात है तकरीबन 700 अरब के करीब है, वो कर्जे पे होंगे। पेंशन 800 अरब से ज़्यादा है, वो सारी कर्जे के ऊपर होगी। इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं वो तकरीबन 1,000 अरब की हैं, वो सब कर्ज़ों के ऊपर होंगी। 1,200 अरब ट्रांसफ़र्स होते हैं सूबों को, वो सब कर्ज़ों के ऊपर होंगे। तो आपका जो मुकम्मल बजट है इस वक्त, हर वो रुपया जो वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है वो बॉरड मनी है। ठीक। लिहाजा ये अगर बैलेंस शीट किसी कंपनी की हो तो आप रात को सो नहीं सकते और मेरा ख्याल है यही वो सेंस ऑफ क्राइसिस है जिसको हम भी सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इससे निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि जो इंडाउमेंट्स हमारे पास हैं, जो वसाइल हमारे पास हैं, वो दुनिया में कम मुल्कों के पास हैं। सिर्फ उसके लिए हमें 2 साल बड़ी मेहनत के साथ, यकसुई के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें बढ़ोतरी करनी होगी। ज़राअत में, सनत में, टेक्नोलॉजी में, IT के अंदर, मिनरल्स के अंदर, इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैन पावर एक्सपोर्ट से हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारा पानी लेने कोई मसला नहीं, आप लें पानी। हमारा जो फंडामेंटल चैलेंज है वो ये है, हमने 75 सालों में इंपोर्ट की कैपेसिटी डेवलप की है, लेकिन ज़र मुबादला कमाने की एक्सपोर्ट सेक्टर के जरिए सलाहियत नहीं बनाई। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में लगे रहे हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में नहीं गए। ये वो चेंज है जो अब हमें दरकार है और मेरा ख्याल है कि ये हम 2-3 साल के अंदर स्ट्रक्चरल तब्दीली कर सकते हैं। और आप देखिए, अब हमारी मजबूरी है, चूंकि ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए कि जब आपकी आमदनी आपके कर्जों की अदायगी से भी कम हो और जो आपके कुल अखराजात हैं वो उससे कोई 4 गुना ज्यादा हो जो आपकी आमदनी है, तो फिर आपको मदद की जरूरत है, फाइनेंशियल की जरूरत है। जो हमारी हिस्ट्री है ना वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें होता ही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो एक SIFC टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है
और उससे सारी उम्मीदें वापस कर ली जाती हैं और ये ख्याल किया जाता है कि अब ये जो मुर्गी है ये सोने के अंडे जरूर देगी, लेकिन 1-2 साल के बाद पता चलता है कि ये चैप्टर ही क्लोज कर दें और एक नया इदारा बनाए। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये SIFC जो है वाकई इस बार सारी उम्मीदें पूरी करेगी? देखिए, जो SIFC है ना, इसको वो कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, कि पाकिस्तान में माजी में ये देखने में आया कि सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान बदएतमादी रही या रसाकशी रही, जिससे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। तो इस चैलेंज को देखते हुए सिविल और अस्करी इदारों ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एक ही इदारा कह लीजिए या फोरम कह लीजिए, वहाँ बैठकर ये तहिया किया कि हम मिलकर इस मुल्क के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी काफी नहीं है, ठीक है, हमें होल ऑफ नेशन अप्रोच लेनी पड़ेगी। जाहिर है अगर बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगी ना स्टेट, तो कभी भी आप बिजनेस फ्रेंडली भी है और 24 करोड़ अवाम को शामिल करना पड़ेगा इस मुल्क की तामीर नौ की जदोजहद में। मैं ये कहता हूं कि एक नई तहरीक की जरूरत है, माई पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी, अगर वो स्कूल का टीचर है, उसका पाकिस्तान उसका स्कूल है। अगर वो एक किसान है तो उसका पाकिस्तान उसके खेत और खलियान है। अगर वो एक मजदूर है, उसका पाकिस्तान उसकी वो प्रोडक्शन की साइट है। अगर वो एक इंजीनियर है तो उसका पाकिस्तान उसका वो प्रोजेक्ट है। अगर वो एक अफसर है, उसका पाकिस्तान उसका दफ्तर है। अगर एक दुकानदार है, उसका पाकिस्तान उसकी दुकान है। हम में से हर कोई अपने उस पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठा ले कि हम अपने पाकिस्तान को, मेरे नेबरहुड को, मेरे कारोबार को, मेरे दफ्तर को, मैं अपने शोबे में जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसे स्टीफन कवी कहता है, उसमें अगर हम फोकस करें। हम सारे भागते हैं अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर, हमें दूर दूर की पड़ी होती है, लेकिन जहां पे हमने काम करना है उसके बारे में परवाह नहीं करते। बड़ी दुरुस्त की है और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हमारे कंसर्न का दायरा बड़ा नहीं होगा और पूरी कौम तक नहीं जाएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब भी हैं, यहां पे अली अमीन गंडापुर साहब की हैं। आप इन दोनों को भी कन्विंस करना है और जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे, ये फॉर्म 45 जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं यहां पे एक एतराफ करता हूं कि आप शायद वाहिद आदमी हैं जिनका फॉर्म 45 और 47 दोनों एक है। नहीं, और भी नहीं, आप वाहिद हैं, बाकी बहुत जगह पर शोर है। सवाल यह है कि देखिए, इस वक्त मुल्क का जो चैलेंज है वो इतना बड़ा है कि वो हम सब की जात से बड़ा है। और देखिए चौधरी साहब, जहां तक PTI का ताल्लुक है, मैं दो चीजें कहूंगा। उनको अपनी सियासत पे गौर करना पड़ेगा। अपनी सियासत करें लेकिन एंटी स्टेट सियासत ना करें। देखिए, कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान के अपने लोगों ने अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के कटहरे में ले जाके खड़ा कर दिया। ये अक्सर इंडियन लॉबी की कोशिश होती थी या पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज जो हैं अमेरिका में, उनकी कोशिश होती थी कि पाकिस्तान को वहां कटहरे में खड़ा करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपने लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को वहां ले जाके कटहरे पे खड़ा कर दिया। लेकिन आप किस्मत की सितम ज़रीफी भी देखें कि इतनी मेहनत के साथ अपने मुल्क को कटहरे में लेके गए और वहां से अपने आप पर झूठा होने का सर्टिफिकेट भी लिया है कि वहां पे उन्होंने कहा कि साइफर कोई साजिश नहीं थी, साइफर में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरा मकसद है कि देखिए, अब 8 फरवरी गुजर गया, आपने हल्फ उठा लिया, आपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम, वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, उसके नताइज को तस्लीम कर लिया, तो आपने प्रैक्टिकली तो 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम कर लिया ना। अब आप आगे चलें। अब आप इस मुल्क की तामीर के लिए जहां पर आपका मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा में, उसे हम तस्लीम करते हैं और हम उसे सपोर्ट भी करते हैं चूंकि आपका मैंडेट है। जहां पर दूसरों का मैंडेट है उसे आप तस्लीम करें। आइए एक मुस्बत अंदाज में अब हम इस मुल्क के लिए काम करें। ठीक है, ऐसा वैसे बात आपकी ठीक है। मैं ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसके लिए आपको इमरान खान को इंगेज करना पड़ेगा। और अगर आप डिस्टेंस पे रहेंगे और आप ये समझेंगे कि जेल के अंदर बैठ के वो अपना आप तब्दील कर लें, अपना ज़हन बदल लें, तो इतना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए आपको अली अमीन गंडापुर को मेन धारे में लाना पड़ेगा, फिर आपको इमरान खान साहब के पास जाके बैठ के उनको समझाना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसा साहब ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब के साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा और जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि मुल्क के अंदर एक बातचीत होनी चाहिए और जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है।
और इसीलिए आपने देखा कि वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहले एक मुलाकात हुई। आप थे उसमें? जी, मैं उस मुलाकात में था और वो बड़ी मुस्बत मुलाकात थी। और आई मस्ट से कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, जो उनका एक इमेज हम मीडिया पे देखते हैं, उससे हटकर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू की और रोज साथ चलने के लिए तैयार है वो। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुल्क के मफाद का सवाल है, हम सियासी अपनी इख्तलाफात रखेंगे, लेकिन मुल्क का जहाँ मफाद होगा उसमें आप कभी हमें पीछे नहीं देखेंगे। हम जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे वफाक के अंदर। इसी तरह आज जो SIFC की मीटिंग है उसमें भी वो तशरीफ लाए। मैं समझता हूं कि अब हमें एक आज भी उनका रवैया मैच्योर था। जी, बहुत मैच्योर था उस मीटिंग के अंदर भी। मेरा ख्याल है कि अब हमें एक मैच्योर कौम के तौर पे, देखिए, अपनी अपनी सियासत, लेकिन रियासत सांझी है, रियासत के मसले सांझे हैं, रियासत की कामयाबियां सांझी हैं, पाकिस्तान के अवाम हम सब के सांझे हैं। अगर महंगाई होती है, ये तो नहीं होती कि महंगाई PTI को डसेगी और मुस्लिम लीग नून के लोगों को नहीं डसेगी। अगर बदअमनी होती है, किसी एक सियासी जमात को तंग करेगी, कुछ दूसरे को नहीं तंग करेगी। मुल्क के हालात अच्छे होंगे, उसका फायदा सब उठाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क के हालात खराब होंगे तो उससे सब मुतासर। तो आप इमरान खान साहब को एंगेज करने के लिए तैयार है? गवर्नमेंट इसके लिए राजी है? गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब को जो है, उनको उनके जो नुमाइंदे हैं उनके जरिए हम बातचीत करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को अपने केसेस के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसका वो कौम को प्रचार करते थे। देखिए, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब हर तकरीर में ये कहते थे कि हदीस का हवाला देकर कि वो कौमें तबाह हुई कि जिनके बड़ों के लिए और कानून होता है, उनको NRO मिल जाता है और छोटों को आप अंदर कर देते हैं। अब क्या अमेरिका में जाकर जो इतना शोर मचाया जा रहा है, क्या अमेरिका के जरिए इमरान खान के लिए NRO लेने की कोशिश हो रही है? इमरान खान साहब चाहते हैं NRO? मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह अमेरिका में वो जाकर, अली अमीन गंडापुर साहब ने आपसे कोई मुतालबा किया इस चीज़ का? उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन अगर आप उनके हिकमत अमली देखें, हम IMF के पास जाके वहाँ मुजाहरा करना और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुजाहरा करना और IMF को ये कहना कि आप पाकिस्तान पे कड़ी शर्तें लगाएं। अगर IMF पाकिस्तान पे कड़ी शर्तें लगाएगा तो वो शर्तें किसको मुतासर करेंगी? पाकिस्तान के गरीबों को, पाकिस्तान के अवाम को। हम पर झूठे केस नहीं बने। जो चाहिए साहब, मैं जेल में नहीं रहा इमरान खान के हाथों। क्या कभी IMF को खत लिखा? क्या भी कभी अमेरिका, बरतानिया के सफीरों को कोई पटिशन की? हमने अपने मुकदमे अदालतों में लड़े और अपनी बेगुनाही साबित की। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, उसका रास्ता ये नहीं है कि आप अमेरिका में मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाएं, आप IMF को कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ बंदिश करो। उसका रास्ता ये है कि आप पाकिस्तान के इदारों में, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। आप दूसरों से कहते थे रसीदें दिखाओ, ये आप भी अपनी रसीदें दिखाएं और बाहर आ जाएं। ठीक। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि वो सिर्फ 5-6 महीनों के लिए जेल के अंदर हैं, उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे और आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनी कि उसे पता ही है 5-6 महीने के मेहमान है। मेरा ख्याल है कि ये उनकी भूल है। इस वक्त पाकिस्तान किसी सियासी एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं हो सकता और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है और पाकिस्तान के जो भी लीडरशिप है, उसको ये एहसास है कि हमारे लिए अगले 5 सालों का इस्तेहकाम उतना ही जरूरी है जितना किसी इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। आपका ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट चला लेगी आपको 5 साल? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के चलाने की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर जिम्मेदार, हर इदारे का सरबराह अपनी उस कौमी जिम्मेदारी से आगाह है कि इस वक्त कॉल ऑफ ड्यूटी यह है कि पाकिस्तान को किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन से, पाकिस्तान को किसी किस्म की बेयकीनी से बचाया जाए। ठीक। लिहाजा आपका ख्याल ये है कि 5 साल पूरे करेगी गवर्नमेंट और इमरान खान साहब को ये गलत फहमी है कि 5-6 महीनों में जा नहीं रहे आप, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ आ रही? जी, मेरा ख्याल है कि हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है मुसलसल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर आके इस बोझ के अंदर उनके भी जो बेहतरीन लोग हैं वो आए, हम सब मिलकर इज्तिमाई दानिश के साथ मुल्क को इस बहरान से नेगोशिएशन चल रही है उनके साथ मुसलसल राब्ता है और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि बजट के बाद वो हमारे साथ काबीना में शरीक हो जाए। हमारी उम्मीद है और हमारी ख्वाहिश भी है। ये जो वजारतें खाली रखी गई हैं इसीलिए रखी गई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए? इसके लिए ये भी एक वज़ीर आज़म की सोच हो सकती है कि इंतज़ार किया जाए। अगर हम सब वजारतों को पुर कर देंगे तो फिर शायद आपको अपने ही लोगों से वजारतें लेनी पड़ें, वो भी आसान काम नहीं है। तो लिहाजा अगर वो नहीं भी आते तो आपने देखा है कि हमने मिलकर सदर जरदारी साहब का इंतखाब किया है,
हमने मिलकर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला वो एक ज़िम्मेदार पार्टी है और वो भी इस हुकूमत के साथ, इस इत्तेहाद के साथ अपना पूरा जोर लगा के अपना किरदार अदा करेगी। इसकी वजह यह नहीं है कि उन्होंने हमारी मदद करनी है, मुल्क का तकाजा है, मुल्क के हालात का तकाजा है। अच्छा, ये फरमाइए, अली गंडापुर साहब जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, उनका क्लेम है कि खैबर पख्तूनख्वा के आपने 1500 अरब रुपए अदा करने और कहते हैं जब तक वो अदा नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो 1500 अरब रुपए दे रहे हैं आप उनको? नहीं, इसके लिए जब वो आए थे तो उन्होंने ये बात की थी वज़ीर आज़म साहब से और ये भी कहा था कि हमें मुल्क की और हुकूमत की जो मुश्किलात है उनका भी एहसास है, लेकिन जो प्रैक्टिकली मुमकिन है हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम कोई ऐसी गैर मंतकी फरमाइश नहीं करेंगे जो हमें भी लगे कि पूरी नहीं हो सकती और मुल्क के लिए भी मुश्किल है। और इस पर फिर वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 2 अफराद वफाक के हैं, 2 उनके हुकूमत के हैं और सेक्रेटरी ख़जाना को हदायत की थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ मिलकर जो भी उनके वाजिबात हैं उनको अदा करें और वफाकी हुकूमत अदा करेगी खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात जितने भी बनते हैं। जी, जो भी अगर 1500 बनते हैं तो 1500 अरब रुपए आप अदा करेंगे। बस इस पर ये तो उनकी अब कमेटी है ना, उसमें बैठ के वो इस बात का हमारे फैसला खजाने में तो करेंगे। पैसे नहीं, तो 1500 अरब रुपए 1500 अरब तो ना उन्होंने मांगे हैं ना ही इतने हैं। आपको मैंने बता दिया है कि इस वक्त तो आपको कर्जे अदा करने के लिए भी 1000 अरब कर्जा लेने की जरूरत है। तो जो भी मुमकिन होगा और वसाइल के अंदर होगा उनका जो भी मुतालबा होगा उसको हम जरूर पूरा करेंगे। इसी बजट से पहले हो जाएगा, इस बजट के बाद होगा? जी जी, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये उस कमेटी के ऊपर है, अब जो भी वो लाएमल बनाए उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, वैसे अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है जैसे वो वफाक के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। कल भी उनका एक वीडियो बयान आया था, उन्होंने मरियम नवाज साहबा को कहा जी कि आप इस किस्म की हरकतें ना करें, यहाँ पे DI खान के अंदर बाकायदा पर्चे दर्ज हैं आपके खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, और मुझे मजबूर ना करें, मैं यहाँ पुलिस भिजवा के आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो एक इंप्रेशन उनका वो होता है और आप ये कह रहे हैं कि आज अंदर वो बहुत कंफर्टेबल थे। देखिए ना, मैंने जैसे शुरू में कहा कि सियासत अपनी अपनी, सियासत करने पे तो आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ रियासत है, रियासत हम सबकी साझी है। और आपको याद होगा कि 2013 के बाद जब PTI धरना दे के बैठी थी इस्लामाबाद में, तो परवेज़ खटक साहब रात को कंटेनर के ऊपर गाली गलोच करते थे और सुबह हमारे साथ बैठकर वो मामलात करते थे और जो उनका हाइडल शेयर है वो हमारी ही हुकूमत ने उनको उस वक्त दिया था, एन उस वक्त दिया था कि जब वो बाहर कंटेनर पे हमारे खिलाफ गाली गलोच किया करते थे। और उसी दौरान हमने उनके साथ मिलकर CPAC के ऊपर भी इत्तफाक राय पैदा किया और वो मेरे साथ दिसंबर 2016 में बीजिंग गए, पूरे वज़राए आला गए और हमने चीन की क़यादत को बताया कि देखिए पूरे पाकिस्तान की क़यादत बैठी है और ये CPAC के ऊपर इत्तफाक राय रखती है। मुल्क के अंदर हम आपस में लड़ सकते हैं लेकिन जहाँ मुल्क के मफादात हैं उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। तो यही वो जज्बा है जिसके साथ हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, और हमें चलना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वज़ीर आला अमीन गंडापुर भी इसी जिम्मेदारी के साथ जो कि तकाजा है इस वक्त मुल्क का, वो अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, वैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हैं बड़े दिलचस्प किरदार। कल उन्होंने कह दिया था कि जो शख्स आपसे रिश्वत तलब करे उसका सर खोल दें, आप उसमें ईंट मार दें और कहें कि वजीर आला। आज बल्कि एक जगह पे खुल भी गया, आपको पता होगा, शीशा मार दिया खातून ने, एक जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो आयल कार थे उसके। अच्छा, एक तरफ उनका ये होता है और दूसरी तरफ ये होता है, और जब ये कि इमरान खान साहब ने कहा उन्हें तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो अली अमीन गंडापुर साहब को कहना है कि मुझे भुला पुसला के उन्होंने तस्वीर खींच ली। तो आज भी एक तस्वीर रिलीज हुई है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से खिंचवा ली है या आपने उन्हें चक्कर दे के तस्वीर खींच ली? नहीं, वो तो देखिए ये वो चीज़ें हैं जो रियासत की हैं कि जिसमें तमाम वज़राए आला हों, और अगर आप इस मौके पर भी नहीं हैं तो आप फिर अपनी रियासती जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, अदा नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि ये उनकी मैच्योरिटी है और यही तर्ज अमल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, फिर मैं दोहराऊंगा कि हम अपनी अपनी सियासत करें, लेकिन जहाँ रियासत की बात है वो सब की साझी है, वो किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक शख्स की नहीं है। हम सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हम सब का। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो आप क्यों रजिस्ट कर रहे थे उनको? ये तो स्पीकर साहब का मामला है, स्पीकर साहब इस पे फैसला करें। स्पीकर साहब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्पीकर साहब नहीं, स्पीकर साहब बाइख्तियार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो उस पर जो भी कानून के मुताबिक फैसला होगा करेंगे। वैसे बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन होगा अगर वो शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। रोज आपको बुला रहे होंगे, आप वहां पर उनके सामने बैठे होंगे।
नहीं, देखिए ये चीज़ें ना, ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा होती हैं। हमने बसा औकात देखा है कि लोग जो बहुत वाइल्ड कार्ड जिन्हें कहते हैं, जब उन पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो उनका तर्ज अमल बहुत ठीक हो जाता है। क्योंकि आप एक जलसे आम की तकरीर और होती है, लेकिन जब आप इदारों के अंदर आते हैं, इन इदारों के तकाजे और होते हैं। और आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता जो लोग इस वक्त पीटीआई के बहुत से नए लोग आए हैं और उन्होंने इब्तदा के इजलासों में जिस किस्म का मुजाहरा किया, लोग भी उससे परेशान थे क्योंकि उनके लिए नया तजुर्बा था। लेकिन जूं जूं उन्हें एहसास होगा कि वो कितने बड़े फोरम के मेंबर बन गए हैं, इस फोरम के क्या तकाजे हैं, उनके अंदर एक ठहराव आएगा और मैच्योरिटी आएगी। ये बात आपकी ठीक है। ऐसा मैंने एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। ऐसा सर, ये जो डोनाल्ड लू की कल तकरीर थी उसके अंदर ठीक है, उन्होंने कहा कि साइफर झूठ है, गलत है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तगियां भी हुई हैं। तो बेज़ाब्तगियां जो हैं उनके सारे चैप्टर्स हैं, वो फॉर्म 45 मेरा नहीं ख्याल का आपका पीछा छोड़ सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि आप दोबारा असद मजीद साहब को लेके आए और वो अपना रद्द अमल जाहिर करें उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है फेयर है मुतालबा। लेकिन असद मजीद साहब तो बहुत वाज़ेह तौर पे अपना रद्द अमल दे चुके हैं ना, उसमें अब कोई नई चीज़ तो नहीं आई। डोनाल्ड लू ने भी उसी चीज़ की मौक़िफ़ की तस्दीक की है कि जो असद मजीद साहब कह चुके हैं। असद मजीद साहब ने यही कहा था कि कोई ऐसी साजिश की बात नहीं हुई थी, और डोनाल्ड लू ने भी कहा कि ये झूठी है कि साजिश की कोई बात नहीं हुई थी और कोई ये सारा झूठ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी हैं, बल्कि 3 हो चुके हैं, और उसके अंदर बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने एक सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है और उसमें तस्लीम किया गया है कि गुफ्तगू धमकी अमेज थी। नहीं, देखिए, धमकी अमेज गुफ्तगू और है और साजिश और है। यानी कि आप धमकी अमेज गुफ्तगू समझ सकते हैं कि कोई मिसाल के तौर पे आपसे जरा गिला कर सकता है, सख्त बात कर सकता है, और ये अक्सर सफारतकारों में होता है। अगर कोई मुल्क हमें वोट नहीं देता जिस पर हमें उम्मीद थी, जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमारा सफारतकार जब उस मुल्क के सफ़ीर से या सफारतकार से मिलेगा, गिला करेगा कि आपने क्या किया है, आपसे हमें तवक्को नहीं थी ऐसी। अब इसको वो ये तो नहीं कहेगा कि धमकी दी है मुझे। सो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको ये समझा जाए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी या पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की कोशिश की गई। बल्कि अब तो ये बात साबित हो गई कि इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने सिर्फ जो ऑडियो टेप थी कि हम इस पर खेलेंगे, उन्होंने इसको भी क्रिकेट का खेल समझ के पाकिस्तान की सफारतकारी से अपना खेल सियासी खेला और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए मुल्क की पूरी डिप्लोमेसी को दाव पे लगा दें। तो आपका ख्याल है कि असद मजीद साहब से रद्द अमल लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कमीशन इस पर नहीं बनना चाहिए, ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है? मेरा ख्याल है, देखिए, आप मुझे ये बताएं ना कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें कौन लोग हैं? उसमें सर्विस चीफ हैं, उसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के सरबराहान हैं, और जब उस फोरम से ये कह दिया गया हो कि हमारे इल्म में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे ये इंडिया हमें मिले कि कुछ साजिश हो रही थी पाकिस्तान में रजीम चेंज की। अब जब ये 2 दफ़ा हमारे तमाम इदारे, कौमी इदारे सर्टिफाई कर चुके हों, अब आप मुझे बताएं कि फिर अब आप किससे तस्दीक चाहते हैं? क्या आप CIA से तस्दीक चाहते हैं? क्या आप रॉ से तस्दीक चाहते हैं? या आलमी अदालतें या आप आलमी अदालत में जाना चाहते हैं? देखें, पाकिस्तान के ये इदारे हैं ना। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भेजा खत, सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्या कहा? उन्होंने कहा जी इस काबिल नहीं है कि इस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि हम इसको टेकअप कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया, बल्कि उल्टा उस साइफर के ऊपर जो इन्होंने कदम उठाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने मावराए आइन कदम उठाया है। डिक्टेटर्स को तो यह फतवा लगता रहा, बल्कि अभी तक इतनी बड़ी मावराए आइन हरकत जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान साहब पर डाली, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर डाली, उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई अगर हो तो ये तो फंस जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये जो इलेक्शन से रिलेटेड चीज के देखे ना, डोनाल्ड लू की एक बात तो आपको पसंद आई कि बहुत अच्छी बात, उसने कहा जी कोई ऐसी साजिश नहीं की गई थी, साइफर का सारा बयानिया झूठ है, ये आप प्रोपोगेट कर रही है गवर्नमेंट कल से। लेकिन साथ ही जो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर बेज़ाब्तगी हुई है और उस पर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, और साथ एक सेनेटर ने यह भी कहा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसे जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। तो इस पे भी तो काम कर रहे हैं ना सर आप, इससे भी तो माने ना। मैं आपसे करूं, जहां तक उन्होंने जो बातें की हैं
उसी के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जहां पर बेज़ाब्तगी साबित होती है, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन वहां पे रीपोलिंग का हुक्म देता है। तो लिहाजा वो भी पीटीआई को ये कह रहे हैं कि आप जाके पाकिस्तान के इदारों में अपना केस लड़ें कि अगर आपके पास सबूत है कि किसी जगह बेज़ाब्तगी हुई है तो या इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं तो वो अदालत, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है, वो आपको रिलीफ देगी। तो आप अमेरिका में आके जो अपनी जूतियां घिसा रहे हैं और कांग्रेसमैन सेनेटर्स के दफ्तरों में चक्कर लगा के पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को आप रुसवा कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में हैं। और आप देखिए ये अजीब मामला है कि वो लोग के जो अमेरिका के सिटीजन हैं, मैंने तो कई दफ़ा सवाल किया ना भी, आप अगर इतने ही बेचैन हैं तो अपनी सिटीजनशिप छोड़ें, अमेरिका पे आए, पाकिस्तान आए, इमरान खान की तहरीक चलाएं। आप अपना वीज़ा छोड़ें, अमेरिका का यहाँ पे आए, आके तहरीक चलाएं। खुद मज़े में बैठे हैं अमेरिका के अंदर और मुल्क के खिलाफ, वहाँ पर फौज के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। ये कौन सी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है? तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल एक शिकस्त हो गई और उनका जो बयानिया वो पिट गया? आपका ख्याल? मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो बयानिया है क्लीन बोल्ड हो गया। जो उन्होंने एक साजिश थ्योरी घड़ी थी, वो साजिश थ्योरी जो है वो क्लीन बोल्ड हो गई। और क्लीन बोल्ड भी ऐसे कि मिडिल स्टॉप उड़ा उसका तो उसके बाद अब भी अगर ये ना समझे तो कई सर ऐसी चीजें जिसमें मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के जो तासुरात हैं मिलते जुलते, जैसे कि मियां साहब ने पिछले दिनों कहा कि IMF जो है उनसे हम कितना कर्जा लेते रहेंगे, कितना आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे, जबकि वो ज़ाहिर दो जगहों पर आपकी गवर्नमेंट है, सूबे के अंदर गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर गवर्नमेंट है। यही इमरान खान कह रहा है कि IMF के पास कितने आप झुकेंगे और ये जो महंगाई आएगी इसको कौन कंट्रोल करेगा। तो मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ और इमरान खान इस वक्त सेम वेवलेंथ पे। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की वो हर पाकिस्तानी वही बात करता है और ये बात हमारे अब सोचने की है। अगर हमने एक बावकार कौम बनना है, हमने अगर एक खुद मुख्तार कौम बनना है तो हमें अपने वसाइल पैदा करने हैं। देखिए, मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट सेक्टर को मैं देखता हूँ, डेवलपमेंट सेक्टर में कम से कम आराम से भी 40% तक लीकेज हो जाती है। जो लोगों के कमीशंस हैं, लोग इधर से उधर से, नीचे से आप शुरू हो, ओवरसीयर से शुरू हो, SDO पे आ जाएं, एक्सीएन पे आ जाएं, SC पे आ जाएं, चीफ इंजीनियर पे आ जाएं, फिर जो चेक करना है उसने भी अपनी परसेंटेज लगाई हुई है। भाई एक मुल्क है जिसके एक एक पैसा कर्ज के ऊपर है। आप ये जो पैसा इस बजट से निकाल रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सुअर खा रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ। अब आपको भी चाहिए कि कहीं ईंट मार दें सर, लिहाजा रिश्वत मांगे। मैं समझता हूँ कि अब हमें सबको बैसियत पाकिस्तानी ये सोचना होगा कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक क्यों नहीं होता, दूसरी तरफ हम दोनों हाथों से जिसका जहाँ दाव लगता है वो अपना हिस्सा बटोरने के लिए नीचे लगा हुआ है। नहीं, ऐसा उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। लिहाजा नहीं, सिस्टम बनेगा, लेकिन सिस्टम के साथ साथ एक अवामी सतह पर हमें बेदारी करनी होगी। और मैं समझता हूं कि वो शहरी के जो दयानतदार हैं उनको पैसिव नहीं होना चाहिए, उनको वो एक वॉच डॉग की तरह पहरा देना चाहिए। और जहां पर किसी जगह पिलफरेज नजर आए उसके लिए आप विसल ब्लोअर का किरदार अदा करें। जहां पर आप देखते हैं कि कोई अफसर पैसा खा रहा है, जहां पे आप देखें कोई पिलफरेज है, विसल ब्लोअर बने और उसकी शिकायत करें। हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सब ने मिलकर बनाना है। हम भी अपनी सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन का खात्मा करें, लेकिन जब तक कि ये एक पूरी तहरीक नहीं बनेगी, सही बात, उस वक्त तक ये काम नहीं चलेगा। बनाने पड़ेंगे। देखिए, ये एक एथिक्स की बात है। हम कितने पुरजोश हो जाते हैं कि जी नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सब मर मिटने के लिए तैयार हैं, कि जी फलां जगह किसी ने कार्टून बना दिया डेनमार्क में तो हम कट मरने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। जावेद चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस्लामाबाद रहते हैं ना, पिंडी इस्लामाबाद के पूरे इलाके में कितनी दुकानें हैं जिनकी आप कसम दे सकते हैं कि वहां जाएं तो दूध का गिलास आपको सर सदर में भी खालिस दूध नहीं मिलेगा आपको, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी क्या, और मस्जिद क्या ये तौहीन रसालत नहीं कि हम अपने नबी की तालीमात का यूं मजाक उड़ा रहे हैं?
आपने फरमाया कि जो नाप तोल में डंडी मारता है वो हम में से नहीं। आपने फरमाया कि जो सफाई जो है वो निसफ ईमान है। आप किसी गली मोहल्ले में आ जाएं, हमारी जगह आज देखें, हम गंदगी फैलाना अपना शायर समझते हैं। मेरा मकसद है कि मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें सियासतदानों को भी एक समाजी इस्लाह की और तहरीक पैदा करने की जरूरत है। सोशल रिफॉर्म्स इस वक्त उतनी ही जरूरी हैं जितनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी हैं। ऐसा मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन ये सारा एक कमजोर सिस्टम को साबित करता है और ये सारे काम गवर्नमेंट्स ने करने होते हैं। जब गवर्नमेंट इतनी कमजोर होंगे तो वो कैसे इन को मामला। देखिए गवर्नमेंट, वापस आऊंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसा सर ये फरमाइए सर, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं, बड़े मजेदार से बयानात हैं, वो उनकी पूरी ख्वाहिश है कि वो जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज अमीर साहब को पार्लियामेंट के सामने पेश कर सके और उनसे पूछा जा सके कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने गड़बड़ की उसके जिम्मेदार कौन है, उनको सजा हो सके। तो ये आपकी कोई पार्टी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, या ख्वाजा आसिफ साहब अपने बिहाफ पे ये सब कुछ कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ाती राय हो सकती है, क्योंकि अभी तक किसी फोरम पे तो ये डिबेट नहीं हुई, लेकिन ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन वो वजीर दिफा है, याद रखिए। तो जी, तो फिर वो अगर वजीर दिफा है तो फिर यकीनन वो उसी हैसियत में वो बात कर रहे होंगे। लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं कर नहीं, कोई ऐसी अभी कैबिनेट में कोई बात तो डिस्कस नहीं हुई। उनकी मेरा ख्याल है जाती राय होगी। तो एक बार नहीं कहा उन्होंने, वो मसलसल कह रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे कह रहे हैं। असल बात यह है ना कि ये चीज़ बड़ी एक संजीदा है कि हमने जो कुर्बानियाँ दी ऑपरेशन ज़रब अज़ब में, रद्दुल फसाद में, कितने हमारे जवान शहीद हुए, अफसर शहीद हुए, शहरी शहीद हुए, उसके नतीजे में कला कुमा किया गया ये सब दहशत गर्दी का। और फिर उस वक्त जो हुकूमत थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि उनकी ये ख्वाहिश है कि ये लोग वापस आएँ। ठीक। और फिर उसी तरह उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी ब्रीफिंग्स दी, और उन ब्रीफिंग्स में इन खदशात का इजहार किया गया कि क्या ये लोग गैर मुसल्लह होकर आएंगे, क्या ये लोग पाकिस्तान के आइन की पासदारी करेंगे, और बड़ी एश्योरेंस दी गई कि अगर ये वापस आएंगे तो ये पाकिस्तान के आइन की पासदारी करेंगे। लेकिन जो अमल हमने देखा वो उसके बिल्कुल बरक्स देखा। तो अब इस सारी सूरत हाल में जब ये दोबारा दहशत गर्दी हो रही है तो वो गेन्स जो हमने लिए थे उन पर भी बहुत हमें नुकसान हुआ है। डिबेट होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये जरूर डिबेट होनी चाहिए कि अगर इनको लाने का फैसला किया गया तो किस मफरूजे पे किया गया, क्या कोई गारंटीज ली गई या नहीं ली गई। लेकिन अब चूंकि ये सूरत हाल दरपेश है, हमें बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने मुल्क के खुद मुख्तारी का भी दिफा करनी है, और इस चीज को भी देखना है कि कोई हमें बिला वजह अफगानिस्तान के साथ एक नए तनाजे में ना उलझा दे। अच्छा, वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के जो एक बयान में बड़ा दिलचस्प था, उसमें उन्होंने, बल्कि एंकर ने उनसे पूछा कि आपको इसके नतीजे का पता होगा कि जब भी आप इस किस्म की सूरत पैदा करते हैं तो उसके बाद आपको घर जाना पड़ता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी हम घर जाने के लिए तैयार बैठे हो। तो मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ी जल्दी घर जाने की। इसका तो वही जवाब दे सकते हैं। नहीं, आपकी गवर्नमेंट है, नहीं हमारी गवर्नमेंट, अगर आपने इस किस्म का सूरत पैदा कर दी आप, तो अल्टीमेटली फिर वही होगा, आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो जाएगी। नहीं, इस वक्त देखिए एस्टैब्लिशमेंट या नो एस्टैब्लिशमेंट, लड़ाई का अलाउंस किसी के पास नहीं है। जैसे मैंने कहा कि होल ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं, होल ऑफ नेशन अप्रोच की जरूरत है। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी और जो सियासी क़यादत है, वज़ीर आज़म, सब ये समझते हैं कि हमें किसी किस्म के दाखिली तनाज़े से गुरेज करना चाहिए। मुल्क के अंदर इत्तफाक, यकजहती, इस्तेहकाम के साथ हमें अपने मुआशी अहदाफ का पीछा करना चाहिए। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया इनके इन बयानात का? नहीं, मेरे अभी इल्म में नहीं है। ठीक, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये तो मेरा ख्याल है कोई उन्होंने उनकी राय का इजहार किया है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक वजीर की हैसियत से, सीनियर वजीर की हैसियत से बंदे की राय जाती राय नहीं होती। हो सकता है उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की हो, मेरे इल्म में नहीं है इस बारे में, इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं कमेंट कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब को नाराज हैं गवर्नमेंट से, पूरे सिस्टम से, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे? वो नहीं, उनकी बाहर जाने और वापस आने की मेरे पास तो कोई इतला नहीं। सौदी अरेबिया जा रहे हैं वैसे, और उम्र पे तो वो हर साल जाते हैं, वहां से वो लंदन भी जा रहे हैं। वैसे हो सकता है कि वहां से उनका प्रोग्राम हो, लेकिन आ जाएंगे पाकिस्तान में। हमेशा वो आखिरी अशरा जो है वो मदीना मुनव्वरा में
गुजारते हैं, और ये तो उनके कई सालों से मामूल है। कुछ बीच में जब कोविड था या उनकी सेहत का मसला था वो नहीं गए, लेकिन वो कई सालों से रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरा मदीना मदीना मुनव्वरा में गुजारते हैं। लेकिन वो एक इम्प्रेशन सा क्रिएट हुआ है कि वो नाराज हैं, कोई सबसे ही नाराज हैं वो, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि वापस आएंगे तो अवाम उन्हें 2/3 मेजॉरिटी देंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, इस वजह से वो नाराज है। नहीं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये सारे मामलात और फैसले किए हैं, और इस वक्त पंजाब में उनकी दुख्तर जो है वो वज़ीर आला है, और मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और उनकी अपनी जमात है जिसकी हुकूमत है, तो इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं। वो एक हमारे पार्टी के कायद और सीनियर स्टेट्समैन होने की हैसियत से रहनुमा है, और उनकी रहनुमाई हमारे लिए हर मौके के ऊपर बड़ी अहमियत रखती है। वो ओन कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को भी, पंजाब की गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की नामजदगी के साथ ये हुकूमतें बनी है, और कोई नाराजगी किसी कतन किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं। ऐसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।